हेलो स्टूडेंट, आज हम कृषि और मजेदार फसलें देखेंगे। इससे पहले हम देख लिया था, इससे पहले हमने को खाद्य फसल पढ़ा दिया था और साथ में आपको हमने मोटे अनाज वगैरह, तिलहन, दलहन वगैरह सारी चीज़ें करवा दी थी। तो देखिए, रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेशेदार फसलें होती कौन सी हैं। जिन फसलों से जो उत्पादन प्राप्त होता है वो रेशेदार हो, जैसे कि कपास होती है, जूट होता है, सन होता है और प्राकृतिक रेशम। तो ये सभी रेशेदार फसलें होती हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फल उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा रेशम के कीड़ों से, कोकून से प्राप्त होता है, जो कि मलबरी पेड़ की पत्तियों पर पलता है। यानी कि मलबरी पेड़ की पत्तियों के ऊपर जो कीड़ा पलता है उसी से रेशम प्राप्त होता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर कहलाता है। उसके बाद आता है आपका कपास के बारे में। तो कपास की स्थिति देख लीजिए। भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यानी कि कपड़ा उद्योग के लिए कपास जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3य स्थान है। यानी कि 3रे नंबर पे भारत की स्थिति आती है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी बन जाता है कि काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई, 210 दिन पाला रहित का मतलब है 210 दिन तक लगातार कपास की फसल के लिए पानी होना चाहिए। यानी कि काफ़ी ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए। ये खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। यानी कि 6 से 8 महीने का टाइम लेती है आपकी कपास की फसल तैयार होने में। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब आपसे ये मानचित्र में भी पूछ सकते हैं कि कपास उत्पादक राज्य कौन से हैं, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्रों में कपास अधिक होती है। ये आपका कपास का पौधा दिखा दिया, किस प्रकार से कपास की खेती होती है। उसके बाद आता है आपका जूट वाली फसल। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि सुनहरा रेशा कौन सी फसल को कहा जाता है, तो वो आपके जूट को कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी में लगती है। हर वर्ष बाढ़ आई गई नई मिट्टी जमा करती रहती है। यानी कि जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आती रहती है तो वहाँ पर हर बार नई मिट्टी जमा होती जाती है मैदानों में। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और जूट जो होता है वो आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, इन सब राज्यों में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और जूट का प्रयोग जो किया जाता है वो बोरी, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे आदि चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। और इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों तथा पैकिंग सामग्री, विशेषकर लाइनों की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग भी कम होती जा रही है। यानी कि धीरे धीरे जो आपका जूट है उसका मांग बाजार में कम होता जा रहा है। उसके बाद आता है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। यानी कि कृषि के क्षेत्र में सरकार के द्वारा कौन से सुधार किए जाते हैं। तो सरकार के द्वारा किए जाने वाले सुधार देखिए, जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों के अभाव के कारण भूमि संसाधन के प्रयोग में कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया। यानी कि कोई खास कोशिश नहीं करी गई, ना प्रौद्योगिकी सुधार किए गए, ना कोई संस्था ने कोई सुधार किया। तो इस कारण से कोई खास उत्पादन नहीं हो पाया, विकास नहीं हुआ कृषि का। इसकी गति मंद होती जा रही है। किसकी? कृषि उत्पादन की। सिंचाई के साधनों के विकास होने के उपरांत देश में एक बड़े भूभाग के ऊपर अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर करते हैं। यानी कि मानसून पर निर्भर करते हैं और साथ में प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं। और बढ़ती जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी कृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ाना।
60% से भी अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करने वाली कृषि कुछ गंभीर तकनीकी व संस्थागत सुधारों की आवश्यकता होती है, यानी कि इनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार के लिए जोतों की चकबंदी की। चकबंदी का मतलब है बाड़बंदी की गई। ऐसे खेत की ये इसका खेत हो गया, ये इसके बाद इस दूसरे व्यक्ति का है। इस प्रकार से सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। तो ये कुछ सुधार किए गए थे। उसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार का मुख्य लक्ष्य रखा गया था कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें भूमि सुधार के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई थी। भूमि के पुश्तैनी अधिकार के कारण कई टुकड़ों में बढ़ती जा रही, जिससे कुछ चकबंदी करना भी अनिवार्य हो गया है। तो ये आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से संस्थागत सुधार किए जाते हैं। भूमि के सुधार के कानून तो बने परंतु उनको लागू करने में ढील दी गई, यानी कि कुछ कानून बने भी हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती से उनको लागू नहीं किए गए। 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की है, यानी कि अनेक प्रकार के सुधार किए थे। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कई क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। यानी कि कुछ कोशिश तो की गई थी कृषि में सुधार के लिए, लेकिन विस्तृत क्षेत्र में इस प्रकार के सुधार नहीं हो पाए। उसके बाद है, इसीलिए 1880 से 90 के दशक के व्यापारिक भूमि विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जो संस्थागत तकनीकी सुधार पर ही आधारित था। इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में सबसे पहले है सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसलों का बीमे का प्रावधान करना। यानी कि ये आप देख रहे हो कि सरकार कौन कौन से कार्य कर रही है भूमि सुधार के लिए। उसके बाद किसानों को कम दर के ऊपर ऋण उपलब्ध करवाना और ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति आदि बैंकों की स्थापना करना। तो ये सभी कृषि में सुधार के लिए कार्य किए जाते हैं। उसके बाद है, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको KCC बोला जाता है, और व्यक्ति दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी किसानों के लिए मौसम की जानकारी दी जाती है समय समय पे, और बुलेटिन तक कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानियों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम मूल्य पर महत्वपूर्ण फसलों की लाभदायक खरीद की घोषणा की गई, यानी कि किसान अपनी फसल को जमींदार मतलब सामंत वगैरह या जो बनिए वगैरह होते हैं उनको ना बेच के अपना फसल जो है वो मंडी में बेच सकते हैं, और उनको उनका न्यूनतम सहायता मूल्य या फिर जो मूल्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है उस मूल्य पर फसलें खरीदी जाती हैं। के बाद आता है आपका ये भूदान आंदोलन, भूदान ग्रामदान। देखिए, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। गांधी जी के ग्राम स्वराज्य अवधारणा में गहरी आस्था थी, यानी कि गांधी तो थे ना, वो ये चाहते थे कि सबसे पहले हमें गाँव का विकास करना चाहिए, क्योंकि भारत एक गाँव का देश है। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश में पद यात्रा की थी, यानी कि जो गांधी के विचार थे उनको फैलाने के लिए विनोबा भावे ने काफ़ी अच्छी कोशिश की थी। एक बार वे आंध्र प्रदेश के एक पंचपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब किसानों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनके आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करे तो वे भारत सरकार की बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। उसके बाद है, अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। भूदान का मतलब था भूमि का दान कर देना। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपने ये विचार पूरे भारत में फैलाए। कुछ जमींदारों ने तो अनेक गांव के मालिक थे और भूमिहीनों को पूरा गांव देने की भी पेशकश की थी। इसको ग्राम दान कहा जाता था, यानी कि पूरे गांव को भूमि दान दे देना। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था, तो वो भूदान हो गया, और जिसने पूरे का पूरे गांव को जमीन दान करी वो ग्राम दान। विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्रांति में कोई खून खराबा नहीं हुआ। उसके बाद है, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार
और उत्पादन में योगदान, यानी कि कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, रोजगार में और उत्पादन में क्या क्या योगदान है, कितनी जनता को रोजगार प्रदान करती है और क्या कुछ है। तो देखिए, भारतीय देखिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है कि कृषि के सहारे ही अधिकतर जनता का कार्य होता है। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के योगदान का अनुपात जो है वो 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2001 में लगभग देश की 63% जनसंख्या के लिए कृषि जो है वो रोजगार और आजीविका का साधन है। कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, यानी कि कृषि में उत्पादन तो हो रहा है लेकिन देश के विकास में ज़्यादा सहायक नहीं हो रही है वो, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे जो समाज के लिए व्यापक नीतिहार्थ होंगे, यानी कि नुकसानदायक होंगे। देश कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए बरकस प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई है। पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई। साथ में बागवानी विकास, मौसम विभाग, मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को अधिक वरीयता दी गई है। अब देखिए, तालिका 4 से स्पष्ट है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि के विकास की दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्थिति चिंताजनक है। वर्तमान में भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बड़ी चुनौती का सामना करना है, यानी कि अगर हम और देशों की अपेक्षा में देखें ना तो भारत में किसानों की स्थिति या कृषि की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है और हमारी सरकार कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों, यंत्रीकरण, सार्वजनिक पूंजी में निवेश को कम ही करती जा रही है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने के उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादनों पर आयात कर घटाने से भी देश के कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। आयात कर का मतलब है जो अतिरिक्त कृषि उत्पादन पर आयात कर घटाने से किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, यानी कि किसान जो होते हैं वो कृषि में अपने पूंजी का निवेश बहुत कम करते हैं। इसके कारण कृषि में रोजगार के अवसर घटते जा रही हैं। तो यहाँ पर ये आप तालिका देखिए, तालिका में दिखाया गया है कृषि जो है वो 1980 से 91 तक तो 3.6 थी। उसके बाद 92 से 2000 में देखिए घट गई है, ये 3.3 रह गई और अब 2000 से लेकर 2007 तक ये आपका 4% ही 4 हो गई थी। उद्योगों में पहले 7 था, फिर 6 हो गया, अब 9 है और सेवा सेक्टर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? तो वो कृषि की बहुत ज़्यादा खराब स्थिति के कारण कर रहे हैं। एक कृषि भूमि घट रही है और हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि कृषि में अगर ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो लोगों को फिर किसी अन्य दूसरे कार्य के बारे में सोचना पड़ता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आपका ये रहता है कौन कौन सी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा रह रहा है, तो आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको कल करवाएंगे।